नमस्कार। आज के इस अभिनव कार्यक्रम में आप सभी कला प्रेमियों, अनुरागियों और सुधी श्रोताओं, दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं ऋतु अस्थाना, रूही फरीदाबादी, सृजनिका रचना संसार की संस्थापिका एवं अध्यक्ष, आपको एक नए प्रोग्राम से जोड़ती हूँ जिसका नाम है कला एवं साहित्य साधकों से चर्चा। तो आज ऐसे ही एक नामचीन शख्सियत हमारे साथ हैं जो फरीदाबाद से हैं, शिक्षाविद हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। तो ले चलती हूँ आपको फरीदाबाद के शिक्षाविद और माननीय आदरणीय अम्बा भट्ट जी से। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, क्या आपने ये अवसर मुझे आज प्रदान किया। बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो आप अपने नाम का मतलब बताएं, अर्थ बताएं। अम्बा तो माँ का नाम है, देवी का नाम है, और अम्बा दत्त का मतलब है उनका पुत्र, यानी जिसके अंदर देवी भावनाएं या भगवान के प्रति आस्था हो, ऐसा एक व्यक्तित्व। बहुत बढ़िया। और मुझे 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला, तो उसी में मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि मैंने केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, कृषि मंत्रालय में 36 साल सेवा दी है और मैं पिछले साल सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो अभी मैं विद्यार्थियों और टीचर्स के साथ मिलकर के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, कौन सा शहर? मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से हूँ। अल्मोड़ा के इंटीरियर में, अल्मोड़ा जो शहर है वहाँ से लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर मेरा एक रिमोट में गांव है। मैं वहां से हूँ, लेकिन मैं 1981 में 1981 में 12वीं पास करने के बाद मैं दिल्ली फरीदाबाद आ गया था। और तब से फिर तो अभी भी आप वहाँ से जुड़े हैं? हाँ, जड़ों से जुड़े हैं। साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार आना जाना रहता है। 2-3-4 महीने में एक चक्कर लगता है। लेकिन पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई और उसके बाद यही जॉब लग गई फरीदाबाद में। हालांकि फरीदाबाद के अलावा मैंने चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर, दिल्ली, इन जगह पर भी 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करके जॉब की है, लेकिन मेरा ज्यादातर समय फरीदाबाद में रहा। और फैमिली तो एक बार सेटल हो गई तो फरीदाबाद में ही रही। ठीक है। केवल मैं ही अकेला यहाँ जाता रहा। जी, बहुत अच्छी बात है। हम जानना चाहेंगे कि आप कला और सृजन के, मतलब आपकी कैसा सफर रहा, कैसी यात्रा रही आपकी कला, साहित्य और सृजन के क्षेत्र में? मैं सामाजिक सरोकार रखता हूँ और समाज के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैंने सेवा ज्वाइन की थी तो उसके बाद ही हमने हर शनिवार और रविवार को कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के सामाजिक कार्यों में भागीदारी आरंभ की। वहीं मेरा जुड़ाव सामाजिक कार्यों के साथ साथ मेरा साहित्यिक मनीषियों से हुआ, जिसमें अगर आपको याद हो तो अमर साहनी, जय भगवान गुप्ता और बहुत सारे उस समय के नामचीन साहित्यकार, उन लोगों के साथ, उपकार सागर भारद्वाज इत्यादि इत्यादि, प्रकाश लखानी, NL गोसाई और इन सब लोगों के साथ, KL मक्कड़, तो इनके साथ हम जुड़े। मैं स्टार्टिंग में तो एज ए श्रोता उनके बीच में जाता था, लेकिन उसके बाद उनकी प्रेरणा से कि अरे कुछ करो, कुछ करते हो, आपका काम बहुत अच्छा है, तो मैं उस समय बच्चों का मार्गदर्शन करता था। सैटरडे संडे मेरे पास फ्री क्लासेस होती थी और हमारे पास कम से कम 15-16 टीचर्स आते थे। संडे के दिन स्पेशली एक बड़ी सी छत थी हमारे पास, जिसमें 4-5 घरों की कॉमन छत थी। उसमें 60, 70, 80 बच्चे अलग अलग स्कूलों के, अलग अलग क्लासेस के आते थे। सर्दियों के दिनों में नवंबर से फरवरी तक ये खास तौर से ज्यादा चलता था। और वो किसी भी विषय पर अपनी जो भी उनकी डिफिकल्टीज हैं उनको निराकरण करते थे। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के टीचर आते थे, सारे सब्जेक्ट से बच्चे आते थे, सारी क्लास के फ्री में, हम फ्री में करते थे। तो जब मैं ये फ्री में करता था तो उन्होंने मोटिवेट किया कि बच्चों के लिए आप कुछ करते हो तो कुछ करिए। तो मेरी सबसे पहली पुस्तक 2003 में कैसे बने टॉपर के नाम से आई, जब हमने जिन बच्चों को टैग किया गया था कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकते, और उन बच्चों ने जब क्लास में मेरिट में अपना स्थान लिया, तो उनसे प्रेरित होकर के ये पुस्तक मैंने दी। फिर उसके बाद मेरी पुस्तक सीढ़ी दर सीढ़ी, 20+, फिर ये
दिन के 25 घंटे, वेज ऑफ लर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब इस तरह से आए। तो आपको क्या लगता है, जैसे आजकल मतलब हर घर में कवि हो रहे हैं, लिख रहे हैं लोग, तो आपको क्या लगता है कि उनको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, किताबी भी अध्ययन करना चाहिए, समाज को भी देखना चाहिए कि हमारा परिवेश कैसा है, हमारे युवा किस ओर जा रहे हैं, तो हमें वैसा सृजन करना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने उद्गारों को व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि साहित्य में कुछ उसके साथ कुछ उसके संदेश जुड़े हुए हों, कुछ उसमें जो मात्राएं या जो भी उसकी, अगर वो छंदमुक्त की है तब भी वो अपना एक संदेश देने में सक्षम हो, रचना का एक स्तर हो। सब कुछ केवल लिख देने भर से तो मुझे लगता है कि नहीं होता है। उसके अंदर कुछ भावनाएं, कुछ संदेश, कुछ सीख, ऐसा अगर है तब वो लेखन सार्थक है। और इसके अलावा आपकी क्या अभिरुचियां हैं? सामाजिक कार्य तो आप करते हैं, साहित्य रचना भी करते हैं। मेरी सबसे पहली अभिरुचि तो ये है कि मैं जब बच्चों को देखता हूँ कि वो घंटों मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं लाते, तो मेरा मन व्यथित होता है। और उनकी उस व्यथा को दूर करने के लिए हमने वेज ऑफ लर्निंग इनिशिएटिव फाउंडेशन की रचना की है। इससे पहले मैं नई दिशाएं हेल्पलाइन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो आज भी काम कर रही है एज ए स्टूडेंट सेल का हेड। और हमारा प्रयास रहता है कि स्टूडेंट और टीचर्स जो मेहनत करते हैं उनकी वो मेहनत परिणाम में बदले। तो मेहनत को परिणाम में बदलने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सही तरीकों की आवश्यकता है। जिस प्रकार लोहे को दिन भर पीटने से हम उसको वांछित आकार में नहीं डाल सकते, लेकिन हम ये जान करके कि उसको गर्म करके पीटना है, चोट मारनी है, उसको वांछित आकार में ढाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए भी कुछ नियम है। पूरे जितनी भी कार्य हैं, कोई भी और काम लें आप पढ़ाई को छोड़ करके, तो आप उनको पाएंगे कि उसका एक काम करने का एक तरीका है। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो कपड़े सिलना हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, उसका एक सिस्टम है और वो काम सिस्टम से चलता है। हमारे पढ़ाई में हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते कि क्या आपको पहले करना है, क्या आपको बाद में करना है। जैसे बाकी सारे कामों में होता है कि आप जो सिंपल काम है उनको पहले सीखेंगे। सिंपल रेसिपीज आप पहले सीखेंगे तो आप मुश्किल रेसिपी बना पाएंगे। सिंपल जो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई है, अगर आप पहले कर पाएंगे तो आप जटिल बाद में कर पाएंगे। लेकिन पढ़ाई में हम सिंपल को छोड़ करके जटिलता की तरफ भागते हैं और फिर उससे हम अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लेते हैं। तो मेरा जो प्रयास है वो यही है कि मैं ये अवेयरनेस ला सकूं कि आप आसान पे, यानी उसको अगर हम देखें तो टेक्निकली हम उसको 4 भागों में बांटते हैं। उसको हम कहते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल। तो के और यू को स्टूडेंट्स और टीचर स्किप मारते हैं और ए और एस यानी एप्लीकेशन और स्किल पे काम करते हैं। आप एप्लीकेशन और स्किल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं है। फाउंडेशन स्ट्रांग होता है नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग से। तो के और यू पर काम करना है। जहां के और यू करेंगे तो ए ऑटोमेटिक चला आएगा, लेकिन ए अगर आप कर रहे हैं तो के और यू की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है। तो मेरी जो वेज ऑफ लर्निंग बुक है उसके अंदर भी इन्हीं सब चीजों पर कहा गया है। उसमें 2 फॉर्मूले बेसिकली बहुत फेमस हैं। एक है फर्टिलाइजर फॉर्मूला जो ओवरऑल एक्टिविटीज जिस भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहें उसके लिए मदद करता है। वो 5 P's प्रिंसिपल है। पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके बाद प्लान, उसके बाद प्रिपेयर, तैयारी करना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना और फाइनली परफॉर्म करना। 5 P's। और दूसरा है P से V तक का, यानी टेक्स्ट को किस तरह से हम पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसका है। वो केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए या स्टडी के लिए एक फॉर्मूला है। उसको हम सुपर लर्निंग फॉर्मूला कहते हैं। 5 P's को हम फर्टिलाइजर फॉर्मूला कहते हैं। 5 P's प्रिंसिपल से किसी भी एक्टिविटी में सुधार लाया जा सकता है और सुपर लर्निंग फॉर्मूला पढ़ाई करने का एक तरीका है। तो अभी जैसा कि आप जानते ही हैं, हाल में हमारे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स शुरू हुए हैं, CBSE के। तो हर तरह के अभिभावक हैं, हर तरह के टीचर्स हैं और हम सभी जानते हैं कि वो बच्चों को के मन को पढ़ नहीं पाते हैं। आप कहीं ना कहीं उन पे दबाव डालते हैं कि तुम्हें तो करियर नहीं होगा तो ये होगा वो होगा। तो आप अभिभावकों को, शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को कैसे हैंडल करो कि बच्चे परेशान ना हो, नेगेटिविटी में ना जाएं, अच्छा करें, खुश होकर? बेसिकली दबाव तो हमने क्रिएट किया हुआ है। कई बार हम जो नहीं पा सके हम अपने बच्चों के माध्यम से उसको पाना चाहते हैं।
हमें लगता है कि हम नहीं कर सके इसलिए इनको ये करना चाहिए, या इसलिए भी कि हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं। अभी उनको पहले जितनी तरह की परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा, उन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता। वो सब जो है एक सुविधाजनक वातावरण में पढ़ रहे हैं, और जितनी सुविधाएं हमने दी हैं तो उसके बदले में हम उनसे उतना ही अच्छा रिजल्ट या परिणाम की अपेक्षा करने लगे। तो यही दुख का कारण भी है। केवल सुविधाएं दे देने से परिणाम प्राप्त नहीं होता। परिणाम प्राप्त करने के लिए एक तरीका चाहिए। वैसे हमारे बच्चे सारे के सारे कैपेबल हैं। अगर वो काम क्या करना है और कैसे करना है सीख जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो परिणाम नहीं आ पा रहा है उसमें सिर्फ ये दिक्कत है कि उनको सही तरीके मालूम नहीं है। तो ये अभिभावकों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको सही गाइडेंस दें, ताकि वो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके अपने जो उन्होंने मेहनत की है उसको परिणाम में बदल सके। कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, सब आसान है। मुझे लगता है कि कुछ तो काउंसलिंग सेशंस पेरेंट्स के और टीचर्स के होने चाहिए। मैं टीचर्स की वर्कशॉप तो लेता हूँ। मैं न्यूज़पेपर एंड एजुकेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान टाइम्स का रिसोर्स पर्सन हूँ, और उसके चलते मुझे दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे विद्यालयों में जाने का मौका मिलता है, और मेरी ज्यादातर वर्कशॉप टीचर्स के साथ होती है, क्योंकि एक बार टीचर का करेक्शन हो जाए तो उनकी पूरी क्लास का करेक्शन होने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स तक हम वैसे भी नंबर में पहुंचेंगे तो कम पे पहुंच पाएंगे, और अगर टीचर्स पे पहुंच पाए तो एक टीचर का करेक्शन सालों तक स्टूडेंट्स का करेक्शन कर सकता है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स की जगह टीचर्स की वर्कशॉप्स में ज्यादा ध्यान देता हूँ। और हमने कोशिश भी की है कि उनका जीके के क्विज हैं, सुडोकूज हैं, या ऐसी या आपके क्रॉसवर्ड्स टाइप की चीजें हैं जिनसे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जागती है, जिससे बच्चे का स्क्रीन टाइम कम होता है, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले सकता है। दो चीजें हैं, एक है कि आप क्या, जैसे खेल है, स्वाभाविक रूप से बच्चा खेलना चाहता है क्योंकि वो उसको एंजॉय करता है। वो पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो उसको एंजॉय नहीं करता है। अगर आप एंजॉय करते हैं तो आप पठन पाठन में हैं। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, दूसरा जो एंजॉय नहीं कर रहा है वो यहाँ नहीं आ सकता। हम केवल वहां टिकते हैं जहां हम एंजॉय करते हैं, जो हमें पसंद लगता है, जहां हमारा मन लगता है। तो जो चीज मन के अनुकूल हो तो आपको इस तरह से उसको करना है। मैं टीचर्स को कहता हूं कि आप पठन पाठन को इतना आसान बनाएं कि वो आपको फन लगे और आपके स्टूडेंट्स को फन लगे। आपके बच्चे जब आपकी क्लास में हों तो उनको लगेगा कि पता नहीं टीचर कौन सी बात को कितनी आसानी से एक फन में, गेम्स के रूप में हमें सिखा दे। तो आजकल तो एक्टिविटीज भी बहुत हो गई हैं, और अब जो पढ़ाई है उसका अंदाज बदल गया है। सब एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग हो रही है। तो ये नई जो पॉलिसी हमारी आई है NEP 2020, और जो पॉलिसी बनी है 23 के जो रूल्स बने हैं उसके हिसाब से अब जो बदलाव आ रहे हैं तो उसके अंदर पढ़ना और पढ़ाना आसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और एक ये तो आपने बता दिया आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और मैं ये जानना चाहती थी कि अभी आपने जैसे देखा होगा कि दिल्ली NCR में कि हर नए दिन एक संस्था बनी रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी संस्थाएं हैं जो सच में सामाजिक या सांस्कृतिक या कला के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, या चाहती हैं कुछ उद्धार करना बच्चों का, युवाओं का, साहित्यकारों का? कुछ आप नामचीन संस्थाओं के अगर नाम बताएं। आपने बहुत सही कहा कि आज संस्थाओं की बाढ़ आई हुई है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो किसी न किसी संस्था का फाउंडर हो। तो प्रतिद्वंदिता के क्षेत्र में, या अगर हम देखें कि संस्थाएं खूब सारी बन रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर एक संस्था बन जाएगा उतनी सार्थकता नहीं होगी। हर एक संस्था में कुछ तो मेंबर्स चाहिए। तो जहां तक बात है संस्थाओं की रेटिंग का, तो इतनी संस्थाएं हैं कि उनको रेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से लॉयंस क्लब, लॉयंस इंटरनेशनल या रोटरी इंटरनेशनल काम कर रही हैं, छोटी छोटी संस्थाएं उनको सहयोग करती हैं और कर रही हैं जो लोकल स्थानीय तौर पर उपलब्ध है। ठीक इसी तरह से साहित्य में भी हमारे फरीदाबाद में इस समय लगभग 25 से ज्यादा संस्थाएं काम कर रही हैं। तो कुछ संस्थाएं, बहुत पहली संस्था एक उर्दू दोस्त थी, एक सार्थक प्रयास थी,
जो पुराने लोगों ने स्थापित की, बज़्म आदम थी, तो जिस तरह से पुराने लोग निकलते चले गए, उनकी वो संस्थाएं भी बंद होती चली गई हैं और अभी काफी नई संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनमें एक समन्वय होना चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे तो सभी संस्थाओं में वही मेंबर्स नजर आते हैं, उनमें मेंबर्स भी दूसरे नहीं है, सिर्फ उनके नाम बदले हैं। तो काम चलता रहना चाहिए। कुछ साहित्य में काफी रचनाएं हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार फरीदाबाद ने दिए हैं और यहाँ पे कलपुर्जों के शहर में इतने साहित्यकारों को देखना एक सुखद अनुभव भी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक कोऑर्डिनेट करके इन सबको एक जगह बांध सके तो वो संस्था ज्यादा और अच्छी हो सकती है। एक समन्वय का रोल हम अदा कर सकते हैं। आपको कहीं ये भी, जैसे आपने तो बता ही दिया है कि लोग फाउंडर बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी है कि हाँ कि कंपटीशन ही है कि मैं ज्यादा अच्छा करूँ। ये नहीं है कि हम, ये सामाजिक कार्य है, हमें बच्चों को आगे लाना है, हमें साहित्यकारों को आगे लाना है, उन्हें मंच देना है, उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें सिखाना है। ये चीज थोड़ी मुझे कम दिखती है, बल्कि ये लगता है कि उसकी संस्था वही कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। हाँ, तो मैंने कहा ना कि अभी ये चल रहा है कि हर एक आदमी ये सोचता है कि वो उसने बहुत कुछ सीख लिया या वो सबसे बड़ा साहित्यकार है। तो जब हम अपने आप को अपनी नजर से नापते हैं तो हम सबसे ऊंचा ही पाते हैं। हमें ये सोचना छोड़ करके कि हम कहाँ पर हैं और हमारा स्तर क्या है, सबको साथ लेकर के चलने की एक भूमिका में आना होगा और ऐसा जो कर पाएगा वही संस्था सबसे ऊंची और अच्छी मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी में मैं चाहूंगी कि हम, हमारे जो युवा साहित्यकार हैं या जो सोशल वर्कर्स हैं, तो उनको उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, तो आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जानते बहुत हैं लेकिन हम उस पर कार्य कम करते हैं। इंग्लिश का एक फ्रेज है, नोइंग इज नॉट इनफ, वी नीड टू अप्लाई। तो हम सब ये अपने मन से ये जरूर जानते हैं कि साहित्य में दो चार रचनाएं भी अगर बहुत अच्छी होती हैं तो कई कई किताबों से बढ़कर के वो हैं। कालजयी कविताएं, एक दो कविताएं भी केवल आपको पहचान दिला सकती हैं, उसके लिए 20, 30, 40, 50 किताबों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग इतना काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो वो उनका डेडिकेशन दर्शाता है और कहीं ना कहीं वो उनकी एक प्रतिबद्धता जाहिर करता है और उन लोगों ने बहुत उसमें किया है। तो उसको सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए, लेकिन सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना ये समय की आवश्यकता है। और बहुत सारी संस्थाओं की जगह अगर एक कोई मदर संस्था बन जाए या उसके साथ हमारा जुड़ाव हो, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, तो वो सभी साहित्यकारों को मौका मिले। और आज अलग अलग बैनर्स की जगह अगर हम मिलकर के एक बैनर के नीचे आ जाएं, इनका अमेलगमेशन हो जाए, इनका समागम हो जाए और एक संस्था में काम कर लें, हम भले ही उसमें कुछ पदाधिकारियों को इस तरह से चुने और उसमें जगह दें कि सब एकनिष्ठ होकर के काम करें, तो मुझे लगता है इससे साहित्य का जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा हो सकेगा, उत्थान हो पाएगा और नए लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, सही कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सारे सवालों के बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिए, उत्तर दिए और मुझे पूरी आशा है कि हमारा यूथ, हमारे साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता सब इसको सुनेंगे और लाभान्वित भी होंगे। और चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी संस्था सृजनिका, जिसका जन्म अभी 28 अक्टूबर 2025 को ही हुआ है और उसने अभी 3-4 कार्यक्रम लगातार करा चुकी है, काव्य का, गीतों का, कहानियों का और पत्रकार वार्ता भी। तो आप सभी से, जैसे हम लगातार चल रहे हैं, हमारी संस्था बच्चों से, युवाओं से या सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी से बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम चले हैं, अर्ज करती हूँ, चल तो दिए हैं कुव्वतों का हाथ थाम कर, चल तो दिए हैं कुव्वतों का हाथ थाम कर, देखेंगे रह गुजर हमें ले जाएगी किधर, ढल के भी रोज उगते हैं मानिंद शम्स हम,
ढलके भी रोज उगते हैं मानिंदे शम्स हम, रुकते ना एक लम्हे को भी हार मान कर, रुकते ना एक लम्हे को भी हार मान कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आपका आभार कि आपने समय दिया। बहुत 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 धन्यवाद, नमस्कार।